हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेज बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में ऑलरेडी 7 से 8 क्लासेज हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के क्लास को अटेंड नहीं किया है वो पहले के क्लास को अटेंड कर लेंगे, फिर आगे के क्लास को वो अटेंड करेंगे, तभी उनको जो है कंटेंट को समझ में आएगा। ठीक है ना। क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उनके कंटेंट तभी समझ में आएंगे जब वो प्रीवियस टॉपिक आपके क्लियर होंगे। तो आपको सबसे पहले ये सजेशन दिया जा रहा है कि पहले के क्लास जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किया है, पहले के क्लास को अटेंड कर लेंगे, तभी वो इस क्लास को अटेंड करेंगे। क्लियर ना बाबू? चलिए ठीक है। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो लास्ट क्लास में बेसिकली एक न्यू पर्सन का इंट्रोडक्शन हुआ था, दैट इज कॉल्ड थॉमस हंट मॉर्गन। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। थॉमस हंट मॉर्गन, जो कि स्टोरी में अप्रॉक्सीमेटली आपका 1908 से इन करते हैं और 1911 तक रहते हैं। ठीक है ना बाबू। इन समय के बीच में वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था ड्रोसोफिला था, जिसका पूरा नाम हो गया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है। तो हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के बारे में भी हम लोग जो है स्टडी किए। थॉमस हंट मॉर्गन ने किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का, इस चीज़ को हम लास्ट क्लास में समझने का कोशिश किए। तो उन्होंने क्या कराया? सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तब जाकर जेनेटिक्स के फील्ड में उन्होंने न्यू टर्म को ऐड किया, आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऐड किया, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। उन्होंने ये नई चीज़ बताई कि बहुत सारे लक्षण जो होते हैं, बहुत सारे लक्षण के जीन जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, या तो एक्स पे होते हैं या तो वाई पे प्रेजेंट होते हैं, और उनकी वंशागति सेक्स क्रोमोसोम के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो नई चीज को उन्होंने खोज निकाला, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया इसके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के साथ साथ उन्होंने बताया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। इसके बाद उन्होंने किसको बताया? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया। क्लियर ना बाबू? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है ना बाबू? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। लिंग संलग्न वंशागति, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है ना। ये टर्म और ये टॉपिक आप कह सकते हो कि इसकी खोज जो है हम पिछले क्लास में ही हमने कर रखा था कि किस तरह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को किया और उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को खोज निकाला। क्लियर ना। तो लिंग संलग्न वंशागति क्या होता है या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ पर डेट को ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा बाबू, क्योंकि बहुत सारे बुक में क्या है ना कि डेट जो है आपका कुछ इधर उधर आपका करके देकर रखा है, तो डेट आपके बारे में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है डिस्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है ना। और बुक जो है डिफरेंट डेट को शो करता है, इसलिए डेट को ज्यादा जो है तवज्जो ना ही दीजिए तो बेटर होगा। तो इसकी खोज जो है मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में, हम अपने जनरल नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, ये ईस्वी हम याद रख लेते हैं कि इसकी खोज, किसकी खोज बाबू? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज जो किया गया था वो 1910 ईस्वी में ड्रोसोफिला पर
एक संकर क्रॉस के आधार पे किया गया था। और आपको अच्छे से पता होगा कि ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट कौन किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसने कराया था, तो वो थॉमस हंट मॉर्गन ने कराया था। तो जाहिर सी बात है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को किसने खोजा, थॉमस हंट मॉर्गन ने खोजा, ठीक है ना। किस क्रॉस पे इन्होंने पता लगा लिया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही इन्होंने पता लगा लिया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही इन्होंने क्या किया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पता लगा लिया। थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया कि यदि किसी लक्षण के जो जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, क्योंकि आपको पता है ना बाबू, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वह अगर हम फीमेल में बात करें तो वो क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, एक्स और एक्स होता है, ठीक है ना। और अगर हम मेल में बात करें तो एक्स होता है और क्या होता है, वाई होता है, एक्स बड़े होते हैं वाई छोटे होते हैं, क्लियर ना। तो ड्रोसोफिला में भी ऐसा ही कंडीशन देखने को मिल रहा था कि जो मेल ड्रोसोफिला थे उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम था एक्स वाई था, और जो फीमेल ड्रोसोफिला थे उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम था वो एक्स और एक्स था, ठीक है ना। वे सारे जीन, ठीक है ना, वे सारे जीन जिसके जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वे सारे जीन जो जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड, कोई भी जीन एक्स वाई जेड, ठीक है ना, कोई भी जीन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या कहा गया, उन्होंने बताया, यानी थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया कि किसी भी या किसी लक्षण के जीन जो है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है तो वाई गुणसूत्र पर इसके सापेक्ष कोई जीन या एलील नहीं होता है। जैसे होमोजाइगस कंडीशन में होमोलॉकस कंडीशन में हम लोग क्या देखते थे कि अगर कोई होमोलॉकस क्रोमोसोम है तो उसमें क्या होता था कि वो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते थे वो सेम जीन्स होते थे। अगर यहाँ पर आई कलर का जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी क्या होता था, आई कलर के जीन होते थे, ठीक है ना। इसीलिए तो हम कहते थे ये होमोलोकस क्रोमोसोम है, यानी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो लक्षणों का जीन है वो समान लोकस पे प्रेजेंट है, यानी कि समान लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग क्या नाम दिए थे, समजात क्रोमोसोम कह लेते हैं या फिर होमोलोकस क्रोमोसोम कह लेते हैं, होमोलोकस क्रोमोसोम कह लेते हैं, ठीक है ना। तो होमोलोकस क्रोमोसोम में एक जीन अगर एक्स है तो इसके सापेक्ष जो है दूसरे क्रोमोसोम पर जो है आपको उसी लक्षण के जीन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेल में अगर देखा जाए तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक्स क्रोमोसोम पे जीन है तो उसके अल्टरनेटिव जीन जो है वाई क्रोमोसोम पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यही बात कहा जा रहा है कि थॉमस एंड मॉर्गन ने बताया कि किसी लक्षण के जीन यदि एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है तो वाई गुणसूत्र पर इसके सापेक्ष जो है कोई एलील या जीन नहीं होगा। आया ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है हेटेरोलोकस क्रोमोसोम है, हेटेरोलोकस यानी विषम जात गुणसूत्र है, हेटेरोलोकस क्रोमोसोम है, इसलिए जो है दोनों पर समान लक्षण के जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्स पर जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है वो मादा के कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और वाई पे जो भी जीन्स होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है वह नर के कैरेक्टर को कैरी करता है, क्लियर ना। तो हेटेरोलोकस क्रोमोसोम तो ऐसा ही क्रोमोसोम होता है जिसपे एक पर जीन है तो उसके अल्टरनेटिव जीन जो है दूसरे पे देखने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने साफ सुथरे में बता दिया कि देख लीजिए, अगर एक्स गुणसूत्र पर कोई जीन उपस्थित है तो वाई गुणसूत्र पर इसके सापेक्ष जो है कोई एलील या जीन नहीं होगा। यदि किसी लक्षण के जीन वाई गुणसूत्र पर है तो एक्स गुणसूत्र पर उसके सापेक्ष कोई एलील नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, हेटेरोलोकस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। चूंकि एक्स तथा वाई लिंग गुणसूत्र है, ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों क्या है, कौन से गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है। हमने बताया ना बापू कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं, मेल अलग बॉडी और फीमेल अलग बॉडी होता है, तो उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एलोसोम होते हैं और ऑटोसोम होते हैं। तो या फिर आप कह सकते हो कि ऑटोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है और मेल में क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, क्लियर ना।
चूंकि एक्स और वाई जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, ये अच्छे से पता है आपको, ठीक है ना। एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम में लिंग गुणसूत्र है, तो इन गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों को लिंग संलग्न गुणसूत्र कहा जाता है। यानी वैसा कोई भी लक्षण के जीन्स जो एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होंगे या वाई गुणसूत्र पर प्रेजेंट होंगे, वैसे जीनों को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग संलग्न गुणसूत्र कहेंगे। वैसा कोई भी जीन जो लिंग गुणसूत्र पर होगा, लिंग गुणसूत्र से संबंधित होगा, वैसे सभी जीनों को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग संलग्न जीन कहेंगे, लिंग संलग्न जीन कहेंगे। तो यहाँ पर गुणसूत्र हटा दीजिएगा और जीन कर दीजिएगा बाबू, लिंग संलग्न जीन कहेंगे वैसा कोई भी जीन, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है ना बाबू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा सा अटेंशन बना के इसको रीड कीजिए, ठीक है ना। एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। इसीलिए एक्स और वाई पे जो भी जीन प्रेजेंट होगा, जिस भी लक्षण के जीन प्रेजेंट होंगे, वो सारे लक्षणों के जीनों को लिंग संलग्न जीन कहेंगे या सेक्स लिंक्ड जीन कहेंगे। क्लियर है ना बाबू। अर्थात यदि किसी लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्र पर हो एवं उस लक्षण का प्रदर्शन संतति में लिंग गुणसूत्र की व्यवस्था के अनुसार हो, तो इस प्रकार से किसी लक्षण की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम बता रहे थे ड्रोसोफिला के ऊपर, तो हमने देखा था ना बाबू, क्या देखा था कि किसी एक पर जो है वाइल्ड जीन है, किसी एक पर जो है रिसेसिव जीन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वाइल्ड जीन खुद को प्रदर्शित कर रहा था, हाँ या ना। लेकिन एक्स वाई के कंडीशन में क्या है, एक्स वाई के कंडीशन में क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव खुद को प्रदर्शित कर लेगा, अगर डोमिनेंट है वाइल्ड है तो वाइल्ड खुद को प्रदर्शित कर रहा था। यानी कि जीन का प्रदर्शन जो हो रहा है वो लिंग गुणसूत्रों के अरेंजमेंट के आधार पे हो रहा है। तो इस प्रकार के वंशागति को हम लोग लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर ना। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों को एक्स संलग्न जीन कहेंगे, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, और वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों को वाई संलग्न जीन या वाई लिंक्ड जीन कहेंगे, ठीक है ना। यहां पर एक टर्म याद रखिएगा, होलैंड्रिक जीन, ठीक है ना, होलैंड्रिक जीन, होलैंड्रिक, ठीक है ना, होलैंड्रिक जीन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वे सारे जीन जो वे सारे जीन जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वाई लिंक्ड जीन है, वाई लिंक्ड जीन को होलैंड्रिक जीन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वे सारे जीन्स जो वाई गुणसूत्र पर प्रेजेंट है उसको या तो आप वाई संलग्न जीन कह लीजिए, वाई लिंक्ड जीन कह लीजिए, या फिर उसको क्या कह लीजिए, होलैंड्रिक जीन कह लीजिए, ठीक है। तो ये टर्म जो है आपको पता होना चाहिए कि होलैंड्रिक जीन किसको कहते हैं। तो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों को होलैंड्रिक जीन कहते हैं या वाई संलग्न जीन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बाबू, हाँ या ना। चलिए ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो मॉर्गन है उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताया, और इसके बाद उन्होंने किसके बारे में बताया, इसके अलावा उन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या फिर क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में उन्होंने बताया। तो समझ लेते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। जिन्होंने पिछले के क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा बाबू। यदि पिता का कोई लक्षण पुत्री में और माता का कोई लक्षण पुत्र में प्रदर्शित हो, ठीक है, तो इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहेंगे। जैसे कहने का मतलब होता है, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम रियल एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम मान के चलते हैं। यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, ठीक है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक एग्जांपल लिया, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि मदर है, ठीक है, और फादर है, मदर है और फादर है। चलिए इनसे क्या हुआ, दो संतति हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मदर का जो आई है, आई कलर जो है वह ब्लू है,
मदर का आई कलर क्या है, ब्लू है, और फादर का जो आई कलर है वो ब्लैक है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं बाबू, फादर का आई कलर क्या है, ब्लैक है, मदर का आई कलर जो है ब्लू है और फादर का आई कलर जो है ब्लैक है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। इनसे दो संतति की उत्पत्ति होती है, दो तरह की संतति, कुछ इनसे क्या हुआ, पुत्री की उत्पत्ति हुई, कुछ पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो मान लेते हैं यहाँ पर इनके जो है डाउटर हुए, ठीक है। हम इनको डिलीट कर देते हैं, फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या है, मदर है, आराम से समझिए, मदर है, ठीक है, फादर है, मदर है और कौन है, फादर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि मदर का जो आई कलर है, आई कलर है वो कैसा है, ब्लू है, मदर का आई कलर कैसा है, ब्लू है, नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। और फादर का जो आई कलर है वो क्या है, ब्लैक है, बस हम इमेजिन कर रहे हैं, ब्लैक है, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ कि कुछ डाउटर यानी इनकी कुछ पुत्री, तो इनके एक पुत्री है, डाउटर है, ठीक है ना, पुत्री है, ठीक है, और कुछ पुत्र भी है, पुत्र यानी कि सन ना बाबू, पुत्र भी है, ठीक है, सन है। क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ऑब्जर्वेशन को समझिएगा, ठीक है। क्या देखने को मिला, जो डाउटर है, जो डाउटर है इनकी जो आई कलर है, आई कलर है वो पिता पे गया है, यानी आई कलर कैसा है, ब्लैक है, आई कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है ना। और जो पुत्र है इनके जो आई कलर है वो माता पे गया है, आई कलर कहाँ पे गया है, माता पे गया है, ठीक है ना, किन पे गया है, माता पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये चीज देखने को आपको मिल रहा होगा कि मदर का जो आई कलर का लक्षण है वो कहाँ चला गया, पुत्र में, और फादर का जो आई कलर का जो लक्षण है वो कहाँ चला गया, पुत्री में। इसी तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस तरह की वंशागति को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कह रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, इनहेरिटेंस कह रहे हैं, ठीक है। फिर से बात को समझ लेते हैं। यदि पिता का कोई लक्षण पुत्री में, पिता का लक्षण जो है किसमें देखने को मिला, पुत्री में, देखिए ना, पिता का जो आई कलर है ब्लैक है और जो पुत्री का आई कलर है वो भी क्या है, ब्लैक है। तो पिता का कोई लक्षण पुत्री में एवं माता का कोई लक्षण किसमें, पुत्र में, माता का लक्षण, इसका जो आई कलर है वो ब्लू है, ठीक है, और ये किसमें देखने को मिल गया, सन में देखने को मिल गया। बात समझ में आ गई। तो माता का कोई लक्षण पुत्र में प्रदर्शित हो तो इस प्रकार का वंशागति क्रिस क्रॉस वंशागति या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है रियल एग्जाम्पल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, यानी काल्पनिक उदाहरण हमने लिया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि यदि पिता का कोई लक्षण पुत्री में एवं माता का कोई लक्षण पुत्र में प्रदर्शित हो तो इस प्रकार का वंशागति क्रिस क्रॉस वंशागति या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। बाबू हम बात को बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ना कि आपको क्लास करने के दौरान ही चीज याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं और स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो चीज है इसके बारे में मेंडल पहले ही मेंडल नहीं, मॉर्गन ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्व किया था और उन्होंने बताया कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जैसा कोई चीज होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जैसा कोई चीज होता है। और मेंडल ने न्यू टर्म को, न्यू टॉपिक को ऐड किया जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है ना बाबू। चलिए इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस तो आप जानते हो ना बाबू, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, थोड़ा सा कोई बताएंगे। हम लोग सिंपली आगे के टॉपिक से हम इसको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कराने जा रहे हैं। मेंडल के हिसाब से क्या कराने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कराने जा रहे हैं। और बेसिकली जो टेस्ट क्रॉस कराएंगे वो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराएंगे, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं,
ये बात समझ में आ गई। हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कराने जा रहे हैं। और बेसिकली ये जो टेस्ट क्रॉस है क्या है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, ठीक है ना। हम मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ चुके हैं, द्विसंकर संकरण को पढ़ चुके हैं। क्लियर ना बाबू। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, कोई भी टेस्ट क्रॉस हो बाबू, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन लेते हैं और इसका क्रॉस जो हम लोग करा लेते हैं वो किससे करा लेते हैं, इसका जो टेस्ट, इसका जो क्रॉस है हम लोग किससे करा लेते हैं, तो इसका जो क्रॉस हम लोग कराते हैं प्योर रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, प्योर रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको एब्जॉर्ब करके देखते हैं और उसके हिसाब से हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए F1 संतति, तो अगर हम क्या करते हैं, कोई एक जीनोटाइप लिख लेते हैं, ठीक है ना, हमने टेस्ट क्रॉस, हमने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, तो हमने एक जीनोटाइप लिख लेते हैं। तो हम अगर जीनोटाइप लिख ले कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है ना, कैपिटल Y स्मॉल y, तो आप सिंपली कह दोगे कि सर हाँ ये F1 जनरेशन है, हाँ या ना, कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन है, क्योंकि दोनों हाइब्रिड है, इसका मतलब ये F1 जनरेशन है। इसका क्रॉस हम करवा देते हैं, तो इनके रिसेसिव पेरेंट का आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है ना। इनका जो रिसेसिव पेरेंट होगा वो स्मॉल r, हमने कहा था बाबू, पीछे के क्लास जो अटेंड किए होंगे बात उन्हीं को समझ में आएगी, ठीक है। स्मॉल y और स्मॉल y, आई थिंक ये जो है प्योर रिसेसिव पेरेंट है इन्हीं का, ये F1, ये जो है F1 जनरेशन है और ये F1 जनरेशन के प्योर रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है ना। हम गैमीट को फॉर्मेशन कराते हैं, अगर हम इन दोनों को क्रॉस करा दे तो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए हम इसको टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस कराने से पहले क्या करना होगा कि जो हेट्रोजाइगस जो संतति है F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग है, गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। ये जब गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि 4 तरह के गैमीट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। आपको क्या करना है फॉर्मूला के लिए, 2 पे पावर क्या करना होता है, n करना होता है, किसके लिए, टाइप्स ऑफ गैमेट्स के लिए, टाइप्स ऑफ गैमेट्स के लिए, ठीक है ना। बार बार रिपीट कर रहे हैं, कहीं एक जगह पे शायद हमने गलती से फॉर्मूला को हमने अलग तरीके से बता दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों के प्रकार का फॉर्मूला 2 पे पावर n। बात समझ में आई, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील। अब यहाँ पर हेटेरोजाइगस एलील कितने हैं बाबू, ऑब्वियसली F1 जनरेशन में देखा जाए तो हेटेरोजाइगस एलील 2 है, यानी कि 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, यानी 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ये चीज आपको अच्छे से पता है, कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट्स बनाएंगे। कौन बनाएंगे, F1 जनरेशन के संतति 4 टाइप्स के गैमेट्स बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 टाइप्स के गैमेट को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप का गैमेट क्या हो जाएगा, पहला जो गैमेट होगा कैपिटल R कैपिटल Y, हाँ या ना। दूसरा जो गैमेट होगा कैपिटल R स्मॉल y। नेक्स्ट जो गैमेट होगा वो होगा स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। और नेक्स्ट जो गैमेट होगा वो क्या होगा, वो होगा स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। ये जो गैमेट बनाएंगे वो एक ही तरह का गैमेट बनाएंगे, क्योंकि कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील कितनी है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील कितने हैं, तो सिंपल है, 0 है, कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है आपका रिसेसिव पेरेंट में, 0 है। तो 2 पे पावर n फॉर्मूला होता है, इसका मतलब 2 पे पावर 0 इक्वल टू व्हाट, 1, यानी 1 टाइप के गैमेट से बनाएंगे। तो 1 टाइप का क्या गैमेट होगा इनका, 1 टाइप का होगा स्मॉल r स्मॉल y होगा, क्लियर ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। आपको अच्छे से पता है आरसी पनेट का नाम हम बार बार ले रहे हैं, आरसी पनेट, ठीक है ना। इन्होंने पनेट स्क्वायर बनाना बताया था। और पनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेल गैमेट इनटू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। तो हम क्या करते हैं, इसको मेल कंसीडर कर लेते हैं और इसको फीमेल कंसीडर कर लेते हैं, दोनों इंटू करेंगे तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 4 into 1, 4 into 1,
इतने ही बॉक्सेस ना, यानी कि 4 बॉक्सेस बनेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ऊपर लिख लेते हैं मेल गैमेट, क्योंकि मेल की संख्या अधिक है। क्लास हो सके तो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा बाबू, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। और ये है फीमेल, क्लियर है। फीमेल गैमेट कितने तरह के हैं, एक ही तरह के हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और मेल गैमेट कितने तरह के हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर है। क्रॉस करा देते हैं, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका क्रॉस कराएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, क्लियर है। अब देखिए हुआ एक्चुअली में क्या, मेंडल क्या करते थे, वो फिनोटाइप देखते थे। वो क्या देखते थे, फिनोटाइप, यानी पौधा कैसा उगा उसके लक्षण को देखना, वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो जब उन्होंने निकाला पौधे को देखकर टेस्ट क्रॉस में, फिनोटिपिक रेशियो, तो उनका जो फिनोटिपिक रेशियो आया 1:1, ठीक है ना। फिर उन्होंने पनेट स्क्वायर बना के जीनोटिपिक रेशियो बनाया, जीनोटाइप रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप का उन्होंने रेशियो निकाला। तो जीनोटाइप देखिए ना, यहाँ पे कितने तरह के जीनोटाइप है, 1 2 3 4, यानी कि फिर से क्या है आपका टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो भी क्या आएगा, 1:1, ठीक है। अब इसके हिसाब से मेंडल ने क्या कंसीडर किया, क्या ऑब्जर्व किया, सबसे बड़ी चीज ये समझनी है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया क्या, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताया, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो, स्वतंत्र अवरोहन का नियम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम या फिर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर रेशियो जो मिलता है हमको 1:1, यानी फिनोटिपिक रेशियो भी सेम है और जीनोटिपिक रेशियो भी हमको क्या मिलता है, सेम मिलता है, ठीक है ना। कैसे, देखिए यहां पर क्या हुआ कि 25% जो संतति थे वो आपको क्या देखने को मिला, 25% जो संतति थे वो क्या देखने को मिला, उनमें जो बीज लग रहे हैं वो गोल लग रहे हैं और पीला लग रहा है, गोल लग रहे हैं और क्या लग रहा है, पीला लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो 25% संतति है उसमें क्या लग रहा है, गोल लग रहा है, ओहो गोल और पीला नहीं होगा, गोल, हाँ गोल और पीला ही होगा, गोल लग रहा है और क्या लग रहा है, हरा लग रहा है। अब इसमें और जो 25% संतति है उसमें जो बीज लग रहा है वो झुर्रीदार लग रहा है, झुर्रीदार लग रहा है और पीला लग रहा है, ठीक है। और जो 25% आखिरी के है उसमें क्या लग रहा है, झुर्रीदार लग रहा है, झुर्रीदार लग रहा है और हरा लग रहा है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे थे, ठीक है ना, कि अगर हम फिनोटिपिक रेशियो निकालें टेस्ट क्रॉस का, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, तो फिनोटिपिक रेशियो भी हमको वही मिल रहा था 1:1, ठीक है ना। 25% गोल और पीला मिला, 25% गोल और हरा मिला, 25% झुर्रीदार और पीला मिला और 25% झुर्रीदार और क्या मिला, हरा मिला, क्लियर ना। इसी तरह से क्या हुआ कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों हमको डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या है, समान मिला। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो हम बात को समझते हैं। F1 जनरेशन के जो पेरेंट थे वो कौन थे, कैपिटल आर
कैपिटल वाई। और ये क्या थे? ये थे, इनमें जो बीज लग रहा था वो गोल लग रहा था। समझना यही है बाबू, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि मॉर्गन का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था वो काफी टिपिकल क्रॉस था। ठीक है, गोल लग रहा है और क्या लग रहा है? पीला लग रहा है। यही ना, यही पेरेंट था ना ये F1 जो हमको मिला था। कहाँ से मिला था? इनसे मिला था। इनका क्रॉस हमने किससे कराया था? स्मॉल आर स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें जो बीज लग रहे थे वो क्या लग रहे थे? झुर्रीदार लग रहे थे, झुर्रीदार लग रहे थे। ठीक है, और क्या लग रहा था? हरा लग रहा था। झुर्रीदार के साथ क्या लग रहा था? हरा लग रहा था। जब ये गैमीट को फॉर्म करते हैं तो गैमीट एक ही तरह का ये बनाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, और ये जो गैमीट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है ना, फोकस यहाँ पे करना है। फोकस कहाँ करना है? यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इनको देखिए और इनको देखिए। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? अगेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो और ये जो है ये किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता है। जो जी ने चलना शुरू किया था कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटना घटी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ हो गया। ठीक है ना, और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ हो गया। तो बेसिकली ये दोनों क्या है? ये दोनों है रिकॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। बात को आराम से समझिएगा। ये जो है ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन है, पुनर्योजक है, रिकॉम्बिनेशन है। लिख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि देखिए शख्स, यहाँ पर 100% जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम कर रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम कर रहा है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम काम कर रहा है। और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम ये बताता है कि एक जीन दूसरे जीन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं है कि कैपिटल आर की वंशागति हमेशा और हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही होगा। कैपिटल स्मॉल आर की वंशागति हमेशा और हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही होगा। वो युग्मक निर्माण के दौरान ये जीनों का जो है आदान प्रदान करके वो नए कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। और जितना असॉर्टमेंट और जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, देखिए ये 25% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हाँ या ना, और ये भी आखिरी का जो 25% है ये भी क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ये दो जो 25% है, 25% है, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब हमको क्या मिला कि टेस्ट क्रॉस में 25% हम यहाँ पे लिखे बाबू, तो टेस्ट क्रॉस में क्या देखने को मिला कि जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वाले युग्मक का निर्माण हुआ है
जितनी मात्रा में पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाले युग्मक का निर्माण हुआ है उतनी ही मात्रा में न्यू कॉम्बिनेशन का निर्माण हुआ है। और ये इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर रहा है कि कोई भी एक जीन दूसरे जीन पे डिपेंडेंट नहीं है, उनकी वंशागति जो है स्वतंत्र रूप से होती है। इसीलिए उन्होंने दिया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और इसके अनुसार 50% जो गैमीट बनते हैं 50% जो गैमीट बनते हैं वह पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होते हैं। बात को गहराई से समझिएगा बाबू, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होते हैं। 50% जो गैमीट होते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होते हैं और 50% जो गैमीट होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ठीक है, तो जितनी मात्रा में हमको गोल और पीला, यानी गोल और पीला वाला जो है पौधा मिला, जितनी मात्रा में हमको झुर्रीदार और हरा वाला पौधा मिला, उतनी ही मात्रा में हमको जो है नए रिकॉम्बिनेशन वाले पौधे भी देखने को मिले। तो यहाँ से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि एक जीन की वंशागति जो है दूसरे जीन की वंशागति पर डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, चलिए ये आपका क्या था? टेस्ट क्रॉस था। किसका टेस्ट क्रॉस था? मेंडल का टेस्ट क्रॉस था। मेंडल का डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था। क्लियर ना? तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आता है बाबू। ये है मेंडेलियन, ये जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आता है। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आता है। चलिए, ये मेंडल बाबा का तो बात हम समझ गए। अब समझते हैं ये मॉर्गन। ठीक है ना, मॉर्गन क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज के बारे में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है ना, तो यहाँ से मॉर्गन पे जैसे ही हम डायहाइब्रिड क्रॉस पे जाएंगे तो बात होगी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की, यानी सहलग्नता और पुनर्योजन की। सहलग्नता और पुनर्योजन की, कि कितने जीन जो है आपस में साथ रहना चाहते हैं और कितने जीन जो है वंशागति के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नए पुनर्योजन का निर्माण करते हैं। चलिए इस चीज को तो हम आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दो वैज्ञानिक की। ये जो दो वैज्ञानिक है, एक है आरसी पनेट जिन्होंने पनेट स्क्वाड दिया, और दूसरा है विलियम बैटसन जिसको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हमको कहते हैं। ठीक है ना, आप कह सकते हो वंशागति का जो है आधुनिक सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे वो विलियम बैटसन थे। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर ना? अब ये बात जो है, अब वो बैटसन मॉर्गन जो स्टोरी में आए थे वो 1908 के बाद आए थे, 1908 या 1908 के बाद आए थे। लेकिन ये स्टोरी में आ गए 1905 या 6 में, 1905 और 1906 के बीच में, 1905 और 1906 के बीच में। देखिए बाबू, कुछ बुक्स जो है एनसीईआरटी के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स जो है बैटसन एंड पनेट का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको 1905 से देगा, कुछ बुक्स जो है 1906 से देगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1905 और 1906 हम दोनों दिमाग में रखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर देना। ठीक है, तो 1905 और 1906 के दौरान क्या हुआ, दो वैज्ञानिक, पहले का नाम है बैटसन, पहले का नाम है बैटसन, ठीक है, बैटसन इसको कहते हैं, बैटसन। बैटसन और दूसरा वैज्ञानिक है पनेट, पुनिट भी कहते हैं इनको, दूसरा वैज्ञानिक है पनेट।
ठीक है, बैटसन एंड पनेट, ये दो वैज्ञानिक, कब की बात है, 1905 और 1906 की। 1902 में जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था, ठीक है ना, सटन एवं वार्नेरी के द्वारा। उसके बाद जो स्टोरी में आए वो बैटसन एंड पनेट आए, लेकिन हमने बैटसन एंड पनेट से पहले बात कर लिया किसका, मॉर्गन का, जो कि स्टोरी में 1908 में आए थे, ठीक है ना बाबू। चलिए, मॉर्गन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा, लेकिन उसके डाई हाइब्रिड क्रॉस के कंटेंट को समझने के लिए हमको वापस जो है बैटसन एंड पनेट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1905 में हम आ गए, बैटसन एंड पनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक स्पेसिफिक प्लांट का सिलेक्शन किया जिनका नाम था स्वीट पी। स्वीट पी, बगल में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये है आपका आरसी पनेट का पिक्चर है, ये जो है आपका विलियम बैटसन का पिक्चर है, और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये है आपका किसका, स्वीट पी का, ठीक है। तो बैटसन एंड पनेट का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था वो क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है स्वीट पी, गार्डन पी की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्वीट पी की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कॉमनली मीठा मटर कहते हैं, मीठा मटर कहते हैं, ठीक है। पिक्चर साइड में दिख रहा होगा आपको, मीठा मटर कहते हैं, ठीक है। इसका जो बोटैनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम होता है ना, हर एक जीव का साइंटिफिक नेम होता है, जैसे ह्यूमंस का जो है साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है ना, जो मॉडर्न ह्यूमन हो गया, हम लोग का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस सैपियंस है। इसी तरह से ये जो स्वीट पी है, ठीक है, इसका जो है बोटैनिकल नेम होगा, इसका जो है बोटैनिकल नेम होगा, इसका जो बोटैनिकल नेम है आपको 100% याद होने चाहिए। इसका जो बोटैनिकल नेम है लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरेटस, ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस। बात समझ में आ गई बाबू। 1905 और 1906 के दौरान जो है एक दो वैज्ञानिक बैटसन एंड पनेट ने, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में क्या किया, उन्होंने स्वीट पी का सिलेक्शन किया, और स्वीट पी जिसका साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है ना, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो टेस्ट क्रॉस था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया, तो लेथाइरस ओडोरेटस पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये बात समझ में आ गई ना बाबू। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें जो फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो ब्लू कलर का, ठीक है, इसमें जो फ्लावर लगा हुआ है वो क्या है, ब्लू कलर का फ्लावर लगा हुआ है। लेकिन कुछ लेथाइरस ओडोरेटस ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्लावर जो लगता है वो रेड कलर का फ्लावर लगता है, कैसा लगता है, रेड कलर का फ्लावर लगता है, ठीक है ना। और इनकी अगर पॉलन ग्रेन की बात करें, इनकी अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, तो इनमें कुछ प्लांट में जो पॉलन ग्रेन लगते हैं, पॉलन ग्रेन बाबू जिसको नरयुग्म कहते हैं, कुछ प्लांट में जो पॉलन ग्रेन लगते हैं, इसी की बहुत सारी वेराइटीज आती है। कुछ में जो फ्लावर लगते हैं वो ब्लू कलर का लगता है, कुछ में जो फ्लावर लगते हैं वो रेड कलर का लगता है, ठीक है ना। कुछ में जो पॉलन ग्रेन लगते हैं वह लॉन्ग लगते हैं, लॉन्ग पॉलन ग्रेन, ठीक है, ऐसा पॉलन ग्रेन जो होगा वो लंबा पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है। और कुछ में जो पॉलन ग्रेन लगते हैं, ठीक है, इनकी कुछ ऐसी भी वैरायटी है जिसमें पॉलन ग्रेन जो लगेंगे वो पॉलन ग्रेन जो होगा वो राउंड होगा, क्या होगा, राउंड, सिंपली राउंड पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये दो तरह के लक्षण को उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है ना, दो जोड़ी लक्षण को उन्होंने कंसीडर किया। दो जोड़ी लक्षण क्या है, ब्लू रेड फ्लावर पे इन्होंने कंसीडरेशन किया, उसके बाद लॉन्ग राउंड पॉलन ग्रेन पे इन्होंने क्या किया, कंसीडरेशन किया, और उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, जरा सा बात को ध्यान से समझिएगा। एक्सपेरिमेंट जो इनका फर्स्ट था, इनका जो है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हम किन की बात कर रहे हैं, बैटसन एंड पनेट की बात कर रहे हैं, जो कि 1905 और 6 के दौरान स्टोरी में आए हैं। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो है स्वीट पी, जिसको हम लोग लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बाबू, ये दो जोड़ी लक्षणों पे, हमेशा जो एक्सपेरिमेंट किए थे दो जोड़ी लक्षणों पे एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर ये क्या कर रहे थे, वंशागति को स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में इन्होंने दो प्लांट का सिलेक्शन किया, प्लांट फर्स्ट,
ठीक है। और फिर क्या है प्लांट सेकंड। अगर बात समझ में नहीं आए ना बाबू तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे जेनेटिक्स का सबसे अगर आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड अगर पोर्शन है तो वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को समझना। और जो बच्चा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को समझ जाता है जेनेटिक्स उसके लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है ना बाबू। यानी कि जो मॉर्गन को समझ गया जेनेटिक्स के फील्ड में वो क्या है मास्टर हो गया। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि प्लांट पहला लिया, प्लांट दूसरा लिया, दो प्लांट होगा तभी तो क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। और हमने क्या कहा कि दो जोड़ी लक्षणों पे स्टडी करते थे, दो जोड़ी लक्षणों पे, ठीक है। तो पहला जो इनका लक्षण था प्लांट फर्स्ट लिया प्लांट सेकंड लिया, हम यहाँ लक्षण लिख लेते हैं ट्रैट, इनके लक्षण, ठीक है। पहला जो इनका लक्षण था लक्षण फर्स्ट, ठीक है, क्या इन्होंने क्या किया पुष्प का रंग को कंसीडर किया। पुष्प का रंग हमने बताया ना पुष्प जो है बहुत सारे टाइप के लगते हैं, तो उन्होंने जो पुष्प के रंग के हिसाब से दो पौधे का सिलेक्शन किया, पुष्प का रंग, ठीक है, फ्लावर कलर, दो पौधे को लिया प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकंड। पहला जो प्लांट था इसमें जो पुष्प लग रहे थे वो नीला कलर का लग रहा था, क्या लग रहा था नीला कलर का, तो यहाँ हम लिख देते हैं नीला। कैसा लग रहा था नीला कलर का। पहले पौधे में जो फ्लावर लग रहे थे वो कैसा लग रहा था नीला कलर का, और दूसरे पौधे में जो फ्लावर लग रहा था वो कैसा लग रहा था लाल कलर का फ्लावर लग रहा था, ठीक है ना। नीला यानी ब्लू, नीला यानी ब्लू, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं नीला यानी ब्लू और लाल यानी क्या रेड, लाल यानी रेड, क्लियर ना। चलिए दूसरा जो लक्षण इन्होंने लिया, दूसरा, ठीक है, दूसरा कौन सा लक्षण लिया परागकण। परागकण के बारे में हमने बात किया ना बाबू, परागकण की आकृति हमने बताया ना, परागकण की जो शेप होते हैं ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्लांट में, लेथाइरस ओडोरैटस के अलग अलग प्लांट में, किसी में क्या देखने को मिला गोल पॉलन ग्रेन लग रहा है, किसी में क्या देखने को मिला लंबे पॉलन ग्रेन लग रहे हैं। तो परागकण की क्या आकृति, इन्होंने दूसरे लक्षण को सेलेक्ट किया प्लांट परागकण की आकृति, ठीक है। तो परागकण की आकृति के अनुसार उन्होंने जो पहला पौधा लिया था उसमें जो पुष्प लग रहे थे वो नीला लग रहे थे, और इसके अलावा उसमें जो परागकण थे वो लंबा लग रहा था। परागकण क्या लग रहा था लंबा लग रहा था, यानी कि लॉन्ग पॉलन ग्रेन लग रहे थे, लॉन्ग पॉलन ग्रेन लग रहे थे, ठीक है ना। और दूसरा जो पौधा था उसमें फ्लावर लाल लग रहा था लेकिन पॉलन ग्रेन जो थे वो गोल थे। पॉलन ग्रेन क्या थे गोल थे यानी राउंड थे, पॉलन ग्रेन जो है गोल थे यानी कि क्या थे राउंड थे, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं जीनोटाइप निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के ये चेक कर चुके थे कि कौन सा लक्षण जो है डोमिनेंट है और कौन सा लक्षण जो है रिसेसिव है। नीला और ब्लू में जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन दोनों प्लांट में कराया तो उन्होंने क्या पाया कि नीला कलर का जो लक्षण है वो डोमिनेंट है, और जिसको उन्होंने क्या दिखाया कैपिटल बी, ब्लू है ना बाबू, कैपिटल बी और कैपिटल बी, क्लियर है। उसके बाद जो लाल रंग का लक्षण है वो क्या है रिसेसिव है, इसलिए स्मॉल बी और क्या दिखाया स्मॉल बी दिखाया, ठीक है। लंबे पॉलन ग्रेन का होने वाला जो लक्षण है वो क्या है डोमिनेंट है, इसीलिए लंबा के लिए इन्होंने क्या किया लॉन्ग एल वर्ड का यूज किया एल, ठीक है। और गोल के लिए गोल जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर, इसलिए स्मॉल एल और स्मॉल एल उन्होंने लिया, ठीक है। अगर हम क्या करें प्लांट 1 का जीनोटाइप लिखें, प्लांट 1 का जीनोटाइप लिखे तो क्या हो जाएगा कैपिटल बी कैपिटल एल, और प्लांट सेकंड का अगर हम जीनोटाइप लिखे तो कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल और स्मॉल एल। ये जो है आपका प्योर डोमिनेंट है, ये जो है आपका प्योर डोमिनेंट है, ये क्या है प्योर डोमिनेंट है, ठीक है। और ये क्या है प्योर रिसेसिव है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया इनका क्रॉस कराया, इन दोनों के बीच में क्या कराया क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद इन्होंने क्या देखा, क्रॉस कराने के बाद तो सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए आपको गैमीट बनाना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम इनमें से गैमीट बनाएंगे तो एक ही तरह का गैमीट बनाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 एक तरह के गैमीट बनेंगे कैपिटल बी
और फिर क्या स्मॉल बी, एक ही तरह के गैमेट बनेंगे। यहाँ भी क्या है, एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, स्मॉल बी और स्मॉल एल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये एक इनमें से किसी एक को हम मेल मान लेते हैं और किसी एक को क्या करते हैं, फीमेल मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, मेल मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो जाहिर सी बात है जो जीन्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे, और जो पॉलन ग्रेन से जो जीन्स आएंगे वो कैपिटल भी आएंगे, और जो मादा युग्मक में जो होंगे, इग में जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल बी होगा, ठीक है। फिर कैपिटल एल और अगेन क्या, स्मॉल एल। इस तरह के जीनोटाइप वाली संतति का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये क्या है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, यानी F1 जनरेशन, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अगर लक्षण की अगर हम बात कर ले तो लक्षण क्या हो जाएगा बाबू, तो जो डोमिनेंट है कैपिटल बी खुद को प्रदर्शित करेगा, कैपिटल एल खुद को प्रदर्शित करेगा, यानी कि इनमें जो लक्षण प्रदर्शित होंगे वो क्या क्या लक्षण प्रदर्शित होंगे, तो लक्षण ये होगा बाबू कि F1 जनरेशन में जो भी संतति होंगे वो 100% उनमें जो फ्लावर लगेगा वो नीला लगेगा, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, पॉलन ग्रेन जो होंगे वो लंबा होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा वो क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। ये फिनोटाइप जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी उनको देखने को मिला कहाँ, लेथाइरस ऑडोरेटस के F1 जनरेशन में। चलिए अब इन्होंने क्या कराया, इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, इन्होंने क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस अगर हम करेंगे तो टेस्ट क्रॉस करने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, तो करने के लिए क्या चाहिए, F1 जनरेशन चाहिए। और इसका जो क्रॉस हम लोग कराएंगे वो किससे कराएंगे, प्योर रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे, प्योर रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे, यही ना। चलिए तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो क्या है बाबू, F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है ये है आपका F1 जनरेशन। इसका जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ठीक है। इसका क्रॉस हम कराने जा रहे हैं, किससे कराने जा रहे हैं, प्योर रिसेसिव पेरेंट से। तो प्योर रिसेसिव पेरेंट ये है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले गैमेट बनेगा, ठीक है। इसको हम मेल की तरह यूज कर लेते हैं और इसको हम फीमेल की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये इसमें गैमेट बनेंगे तो कितने तरह के गैमेट बनेंगे, ऑब्वियसली 2 हेटेरोजाइगस है तो जाहिर सी बात है 4 प्रकार के जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होनी है, ठीक है। 4 तरह के गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होना, सिंपल सा कैलकुलेशन है बाबू, कोई डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 4 तरह से गैमेट क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, कैपिटल एल, ठीक है। फिर क्या होगा, कैपिटल बी, स्मॉल एल, फिर क्या होगा, स्मॉल बी, कैपिटल एल, फिर क्या होगा, स्मॉल बी, स्मॉल एल, ठीक है। 4 तरह के गैमेट जो है फॉर्म किया F1 जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग ने। और ये क्या करेगा, एक ही तरह के गैमेट को फॉर्म करेगा, हाँ या ना, क्योंकि इसमें जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक ही तरह के गैमेट को फॉर्म करेगा। और वो गैमेट किस तरह का होगा, तो आप कंसीडर करके बताइए किस तरह का होगा, स्मॉल बी और स्मॉल एल होगा, हाँ या ना। तो ये हो गए मेल गैमेट्स यानी पॉलन ग्रेन, आप कह सकते हो ये मेल गैमेट, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है। अब जब क्रॉस होगा तो चलिए क्रॉस कराने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके संतति की उत्पत्ति होगी, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यही ना। तो हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो पनेट स्क्वायर बनाना आप लोग को अच्छे से पता है कि क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर में बॉक्स कितने रखेंगे, तो टाइप्स ऑफ मेल गैमेट इनटू टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट, यानी 4 × 1 = 4, यानी कि 4 तरह के जो है 4 बॉक्स यहाँ पर आपको बनाने हैं। चलिए यहाँ पर हम 4 बॉक्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हम 4 बॉक्स बना दिए। एक तरफ हम मेल गैमेट को लिखेंगे, ऊपर मेल गैमेट्स को लिखेंगे क्योंकि ऊपर लिखने का जो जगह है वो ज़्यादा है,
4 है, यानी ऊपर 4, नीचे जो है फीमेल गैमेट को लिखेंगे क्योंकि एक ही है, एक ही बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेल गैमेट्स को लिखते हैं, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल एल, फिर इसको लिखेंगे स्मॉल बी कैपिटल एल, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे स्मॉल बी स्मॉल एल। क्लियर है? अब फिर इसको लिख देंगे फीमेल गैमेट की तरफ स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है, क्रॉस करा देंगे। क्रॉस जब होगा, अगर ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ऐसे जीनोटाइप वाले संतति की उत्पत्ति होनी है। अगर इससे फर्टिलाइज होता है तो कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है। अगर इससे फर्टिलाइज होता है तो स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे फर्टिलाइज होता है तो इसको क्या कहेंगे हम, स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल बी संतति में जीनोटाइप स्मॉल बी आएगा, स्मॉल एल और स्मॉल एल आएगा, ठीक है ना। इस तरह के जीनोटाइप के संतति की उत्पत्ति होने के चांसेस है। अब क्या हुआ, देखिए वैज्ञानिक करते क्या है, पौधे को बीज क्रॉस कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, जो बीज मिलता है उसको बोते हैं और उसके फिनोटाइप को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, फिनोटाइप को देखेंगे। किसको देखेंगे, फिनोटाइप। तो ये क्या किए कि जितने भी टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जितने भी बीज इनको मिले वो सारे बीज को इन्होंने बोया, ठीक है, और बोकर उनके फ्लावर के रंग को देखा और उसके बाद पॉलन ग्रेन के जो लेंथ है, लंबाई है, या फिर वो पॉलन ग्रेन लॉन्ग लग रहे हैं या राउंड लग रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेड, मेंडल के अनुसार हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेशियोज होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड जो रेशियो होना चाहिए था मेंडल के अनुसार वो कितना होना चाहिए था, जाहिर सी बात है 1 रेशियो एक्सपेक्टेड, यानी ये आशा की जा रही थी कि अगर मेंडल ने बताया है और मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम कर रहा है, तो वहां पर जो एक्सपेक्टेड रेशियो, चाहे वो जीनोटाइप की हो चाहे वो फिनोटाइप की हो, जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होना चाहिए, यही होनी चाहिए, जीनोटिपिक रेशियो भी यही होनी चाहिए और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या है, यही होनी चाहिए, फिनोटिपिक रेशियो भी क्या है, यही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। एक्चुअल रिजल्ट क्या मिला उनको, एक्चुअल रिजल्ट, जो वास्तविक परिणाम था, उनको क्या प्राप्त हुआ, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जो संतति हैं, ठीक है ना, उनको जो वास्तविक मिला वो मिला 7 रेशियो 7, और ये जो था ये इनका जीनोटिपिक रेशियो भी था, और इनका क्या था, फिनोटिपिक रेशियो भी था। ये बात समझ में आ गई बाबू। हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेंडल के नियम का अगर हम पालन करें, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम बात करें, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम की बात करें, तो उनके अनुसार जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन के गैमेट बनते हैं, जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन के गैमेट बनते, तो ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देख लीजिए BL किससे मिल रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जीन बनते हैं, सॉरी गैमेट बनते हैं, उतनी ही मात्रा में रिकॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन उनको अपने टेस्ट क्रॉस के बाद जो रिजल्ट मिला उससे वो चौंक गए। वो क्या चौंक गए कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी पहले का पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी जो डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसका रेशियो 7 है,
और जो रिकम्बिनेशन है उसका रेशियो 1 और 1 है, और जो पेरेंटल फिर से कॉम्बिनेशन रिसेसिव वाला वो क्या है 7 है। यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बन रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक दिखाई दे रहा है, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जो युग्मक थे उसका निर्माण अधिक हुआ, रिकम्बिनेशन का निर्माण क्या हुआ कम हुआ। लेकिन मेंडल के अनुसार क्या है, जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही मात्रा में रिकम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन यहाँ तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा मिला और रिकम्बिनेशन क्या मिला कम मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है अधिक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है अधिक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो अधिक है, यानी हाई, यानी कि आप कह सकते हो लार्ज, वो अधिक है, ठीक है। और जो रिकम्बिनेशन है, जो रिकम्बिनेशन है यानी पुनर्योजक जो है, ठीक है, वो क्या है काफी लो है, वो क्या है काफी लो है, ठीक है ना। अब देखिए ना यहाँ पे ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो युग्मक पेरेंट बनाया है उस युग्मक का निर्माण F1 जनरेशन वाले संतति ने अधिक किया है, जिस युग्मक को रिसेसिव पेरेंट ने बनाया है उसका भी निर्माण अधिक किया है, लेकिन नए कॉम्बिनेशन का निर्माण जो है ये काफी क्या हुआ है कम हुआ है। रेशियो देखिए ना 1:1 है, ये काफी क्या हुआ है कम हुआ है, ये काफी क्या हुआ है कम हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन कम बन रहा है। लेकिन मेंडल के अनुसार जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे उतनी ही मात्रा में रिकॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है ना। इस चीज को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और चौंक गए, ठीक है ना। और चौंकने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके रिजल्ट को अपने कॉपी में लिखा और उसके बाद फिर तुरंत इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट सेकंड किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेकंड किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट सेकंड किए इसको भी समझ लीजिए, ये क्या किया एक्सपेरिमेंट सेकंड किए। अब एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने सेकंड किया तो क्या क्या कैरेक्टर वाले प्लांट लिए, यहां भी उन्होंने क्या किया प्लांट फर्स्ट का सिलेक्शन किया, प्लांट फर्स्ट लिया, फिर क्या लिया प्लांट सेकंड लिया, प्लांट फर्स्ट लिया और क्या लिया प्लांट सेकंड लिया, ठीक है। ओहो, प्लांट फर्स्ट लिया और प्लांट सेकंड लिया, ठीक है। लक्षण, अब इस बार उन्होंने कौन सा लक्षण लिया, तो इन्होंने लक्षणों का कॉम्बिनेशन को बदल दिया। काफी यूनिक बात है बाबू, बात को समझिएगा आराम से। चलिए, इन्होंने जो पहला लक्षण लिया वो पहला लक्षण क्या था, ये फिर से वही लिया, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, ठीक है। पिछले बार भी लिया था इन्होंने पुष्प का रंग, ठीक है। दूसरा परागकण की आकृति, परागकण की आकृति, ठीक है। अब प्लांट फर्स्ट जो था इसमें किस तरह के जो है फ्लावर के कलर थे, तो अगेन फ्लावर का जो कलर था वो नीला था, ठीक है, यानी ब्लू था। लेकिन पॉलन ग्रेन, लास्ट टाइम पॉलन ग्रेन क्या था, नीला के साथ पॉलन ग्रेन जो था वो लंबा था। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नीला के साथ जो पॉलन ग्रेन था वो क्या बन रहा था, नीला फ्लावर था तो पॉलन ग्रेन लंबा था। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, वैसे प्लांट का सिलेक्शन किया जिसमें फ्लावर तो नीला लग रहा है
लेकिन पराग कण जो बन रहा है उसकी आकृति वो लंबा की जगह गोल है, लंबा की जगह क्या है, गोल है। ठीक है, दूसरा जो प्लांट लिया इन्होंने, इसमें फ्लावर क्या लग रहा है, लाल लग रहा है, लेकिन इसमें जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है, लंबा है। जस्ट कैरेक्टर आप देख रहे हो, जोड़ा जो है वो एक दूसरे से पलट चुका है, लंबा है यानी कि क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए इसका जीनोटाइप लिख लेते हैं। जब हम इसका जीनोटाइप लिखेंगे तो देखिए ब्लू के लिए, ब्लू जो है डोमिनेंट है, कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, और रेड के लिए स्मॉल बी क्योंकि ये रिसेसिव है। ठीक है, गोल जो है ये रिसेसिव है तो स्मॉल एल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबा जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल एल और कैपिटल एल। तो प्लांट फर्स्ट का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, उसके बाद क्या, स्मॉल एल। ठीक है, प्लांट सेकेंड का जो जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल बी कैपिटल एल। बात समझ में आ गई। पिछले बार क्या किया था, प्योर डोमिनेंट को लिया था प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकंड जो था प्योर रिसेसिव था, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। एक लक्षण के लिए डोमिनेंट है और दूसरे लक्षण के लिए रिसेसिव है, एक लक्षण के लिए रिसेसिव है और दूसरे लक्षण के लिए क्या है, डोमिनेंट आपको देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। चलिए, तो ये दो तरह का जो है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला ना, एक लक्षण के लिए डोमिनेंट, दूसरे लक्षण के लिए रिसेसिव, एक लक्षण के लिए रिसेसिव, दूसरे लक्षण के लिए क्या है, डोमिनेंट है। इस तरह के दो प्लांट का सिलेक्शन किया और दोनों को क्रॉस कराया। इसको उन्होंने मेल की तरह यूज किया, इसको इन्होंने फीमेल की तरह यूज किया। बात समझ में आ गई। अब देखो ये गैमीट बनाएंगे, ठीक है, तो जब ये गैमीट बनाएंगे तो हेटेरोजाइगस तो कंडीशन है नहीं बाबू, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है तो गैमीट एक ही तरह के बनेंगे। यहाँ भी हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, गैमीट है एक ही तरह के बनेंगे, हाँ या ना। तो देखते हैं गैमीट जो है वो किस तरह के बनेंगे। गैमीट जो बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल एल, और यहाँ पर क्या बोलेगा, स्मॉल एल और स्मॉल बी और कैपिटल एल, हाँ या ना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन्होंने क्रॉस कराया, तो इन दोनों के बीच में क्या आया, जो जीनोटाइप होंगे वो किस तरह के होंगे इनके संतति का, तो कैपिटल बी आएगा पॉलन ग्रेन से, इग में होगा स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल एल आएगा आपका पॉलन ग्रेन से, कैपिटल एल आएगा आपका फीमेल से, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एल और स्मॉल एल, ये आपका जीनोटाइप देखने को मिलेगा F1 संतति का, हाँ या ना। यह है F1 संतति का जीनोटाइप, ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, F1 संतति है, F1 जनरेशन, ठीक है। क्या देखने को मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल। अब बताइए इसका लक्षण क्या होगा, मतलब ये किस तरह के लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी है तो इसमें जो फ्लावर लगेंगे वो नीला लगेगा, और कैपिटल एल है तो पॉलन ग्रेन जो होगा वो लंबा होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए क्या चाहिए, लॉजिक को समझिएगा। टेस्ट क्रॉस कराने के लिए क्या चाहिए, अगेन F1 जनरेशन चाहिए, और इसका क्रॉस होना चाहिए किससे, प्योर रिसेसिव से। अब बोलोगे सर प्योर रिसेसिव तो दोनों में से कोई नहीं है, और प्योर डोमिनेंट तो दोनों में से कोई नहीं है। प्योर रिसेसिव से, रिसेसिव पेरेंट से, प्योर रिसेसिव पेरेंट से, क्लियर ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा, प्योर रिसेसिव क्या है बाबू, पेरेंट। तो यहां पर क्या घटना आपको देखने को मिलेगी, क्या कंडीशंस बनेंगे। तो ये बनेंगे F1 जनरेशन से, तो हम संतति को ले लेंगे यहां से, F1 जनरेशन कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है।
और इसका जो क्रॉस हम कराने जा रहे हैं प्योर रिसेसिव पेरेंट, इसमें से प्योर रिसेसिव ये भी नहीं है, प्योर रिसेसिव ये भी नहीं है, दोनों मिक्सचर है। तो प्योर रिसेसिव पेरेंट इनके कौन होंगे? तो प्योर रिसेसिव पेरेंट जो होंगे वो स्मॉल बी, ठीक है ना, स्मॉल एल, और कौन होंगे? स्मॉल एल होंगे, है ना। ये प्योर रिसेसिव है, क्लियर है। अब इनका क्या कराया जाएगा? क्रॉस कराया जाएगा। देखिए इनका जो है इनके साथ क्रॉस कराया जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, ठीक है ना, कि जो ये कितने तरह के गैमेट बनाएंगे। ऑब्वियसली दो हेटेरोजाइगस है तो 4 तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे। और ये सब का सब होमोजाइगस है तो जाहिर सी बात है एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, हाँ या ना। चलिए जो गैमेट बनेंगे कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ, फिर कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ, फिर स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ हो जाएंगे, फिर स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ ही रहेगा। अब बनाएंगे हम पनेटा स्क्वायर। पनेटा स्क्वायर में 4 बॉक्स होगा, ये आपको अच्छे से पता चल गया। ऊपर हम मेल लिख देते हैं क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, इस प्रकार की संख्या ज़्यादा है गैमेट्स की, और नीचे हम फीमेल लिख देते हैं। चलिए अब हम इसका मैच कराएंगे। तो मैच कराएंगे तो संतति में क्या किन किन प्रकार के जीनोटाइप आने के चांसेस है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल, और फिर क्या? स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। इधर क्या है? स्मॉल बी स्मॉल एल। फर्टिलाइजेशन होगा तो संतति बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल स्मॉल एल, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? कैपिटल तो कोई नहीं है, सब दोनों स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल एल बी, और उसके बाद कैपिटल एल स्मॉल एल, उसके बाद हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल एल, क्लियर है। अब यहाँ पर भी एस्पेक्ट क्या किया जा सकता है? तो एस्पेक्टेड जो है एस्पेक्टेड रेशियो जो होना चाहिए, चाहे वो जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो, एस्पेक्टेड जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1:1:1 होना चाहिए मेंडल के अनुसार, हाँ या ना। मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए? एस्पेक्टेड जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ये दोनों क्या होना चाहिए? 1:1:1:1, तब जाकर मेंडल के लॉ ऑफ असॉर्टमेंट काम करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम काम करेगा कि चारों प्रकार के गैमेट जो है वो समान मात्रा में बन रहे, इसीलिए जो संतति है उसमें लक्षणों का वितरण जो है वो समान मात्रा में हुए हैं। 50% जो संतति है वह पैतृक लक्षणों वाले हैं और 50% संतति जो है वह नए पुनर्योजक लक्षणों वाले हैं। ये प्रूफ हो जाएगा, और ये दोनों के लिए है ना, ये जीनोटिपिक रेशियो के लिए भी और फिनोटिपिक रेशियो के लिए भी, जीनोटिपिक के लिए भी है और जीनोटिपिक के लिए भी है और फिनोटिपिक के लिए भी है, ठीक है। बट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बाद यानी एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल रेशियो जो है यहाँ पर क्या देखने को मिला, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैटसन एंड पनेट, उनके सामने तो पौधा है, वो पौधे को काउंट करेंगे और पौधे के काउंट करके वो आपको क्या करेंगे कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताएंगे। तो तब जाकर उनका जो एक्चुअल रेशियो आया था, चाहे वो जीनोटिपिक का हो या फिनोटिपिक का, 7:7:1, अमेजिंग, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने फिर से देखा कि यूनिक सी घटना घटी, ये फिनोटिपिक भी है, ये फिनोटिपिक भी है और ये जीनोटिपिक भी है। ये फिनोटिपिक भी है और क्या है? ये जीनोटिपिक भी है।
ये जीनोटाइपिक भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल रिजल्ट था और ये जो है मेंडलियन रिजल्ट है, ठीक है। मेंडल के अनुसार जितनी गैमेट जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बनेंगे, तो अब यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन बताइए, ये कैपिटल बी स्मॉल एल, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। देखिए ना यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हाँ या ना। और ये क्या है? देखिए दोनों में से किसी ने भी, ये देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन स्मॉल बी कैपिटल है, स्मॉल बी कैपिटल है, ठीक है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो बने थे वो अधिक की मात्रा में 7:7, ठीक है। और न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर कैपिटल बी के साथ, क्योंकि चलना जो शुरू किया था संतति में, वो क्या शुरू किया था संतति में, जो पॉलन ग्रेन से आया था वो कैपिटल बी स्मॉल एल के साथ आया था, ठीक है ना। यानी ये इसका जो है पैतृक जीनोटाइप हो गया, ये इसका जो है पैतृक जीनोटाइप हो गया। तो पैतृक जीनोटाइप वाला जो संतति उत्पन्न हुए उनकी संख्या अधिक थी, और जो रिकॉम्बिनेशन बने उनकी संख्या क्या है? काफी कम है, ठीक है ना। ये दोनों जो आप देख पा रहे हो ये रिकॉम्बिनेशन है। देखिए दोनों में से किसी भी पेरेंट से ये मैच नहीं करेगा, पेरेंट के जीनोटाइप से। देखिए कैपिटल बी स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल किन्हीं का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्मॉल बी स्मॉल एल किन्हीं का नहीं है, दोनों में से किन्हीं का नहीं है, यानी कि ये रिकॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेशन है, हाँ या ना। ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है। चलिए ठीक है। तो यहां भी उन्होंने क्या देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बन रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन क्या है? काफी कम की मात्रा में बन रही है, ठीक है ना। और इसके पीछे वो रीजन क्या है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बात को समझिएगा। उन्होंने पहले, चलता है इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो इन्होंने जो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया जहां पर इन्होंने जो रेशियो आया था 7:1:7 आया था, ठीक है ना। 7:1:1:7 आया था। और यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन उन्होंने देखा, यहाँ पर भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहे हैं। और इसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट में भी, एक्सपेरिमेंट 1 है ये, एक्सपेरिमेंट 2 में भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट 1 को इन्होंने क्या बोला? एक्सपेरिमेंट 1 को इन्होंने बोल दिया कपलिंग। ध्यान रखिएगा, क्या बोला? कपलिंग। सीधा क्वेश्चन बनता है बाबू, कपलिंग, या फिर इसको बोलते हैं युग्मन। कपलिंग यानी युग्मन, ठीक है ना। पहले को बोल दिया कपलिंग। उन्होंने कहा कि देखिए जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने हैं वहां पर बी एल के साथ रहना चाह रहा है, ठीक है ना। पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले जो जीनोटाइप है वो साथ रहने की प्रवृत्ति इसमें अधिक है और नए कॉम्बिनेशन बनाने की प्रवृत्ति यहाँ पे कम है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इसमें बी एल के साथ रहना चाह रहा है कपल बना के, और बी स्मॉल बी एल के साथ रहना चाह रहा है कपल बना के। इसलिए यहाँ पर जो है इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने रख दिया कपलिंग, ठीक है ना। वो रीजन को नहीं बता रहे थे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक क्यों बन रहा है और रिकॉम्बिनेशन कम क्यों बन रहा है, क्योंकि मेंडल के अनुसार तो जितना मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे उतनी मात्रा में रिकॉम्बिनेशन बनने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक जीन की वंशागति दूसरे जीन की वंशागति पर डिपेंड नहीं करता है, वो निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बनना मतलब कैपिटल बी स्मॉल एल पे निर्भर है, तभी तो ये अधिक बन रहा है। स्मॉल बी स्मॉल एल पे निर्भर है, तभी तो ये क्या बन रहा है? अधिक बन रहे हैं, हाँ या ना। मतलब यहाँ तो निर्भरता प्रदर्शित हो रही है। तो मेंडल जो कहते थे कि निर्भर नहीं है या निर्भर नहीं रहते हैं, इसका मतलब उनका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो तो गलत साबित होता है। लेकिन इन्होंने इसके बारे में नो कमेंट किया। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को इन्होंने कपलिंग नाम रख दिया, युग्मन, जिसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो था वो क्या आया था? 7:1:1:7। ये याद रखनी है आपको। और एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट 2 किया उसका इन्होंने क्या नाम रख दिया? रिपल्सन। ओहो, रिपल्सन इन्होंने नाम रखा, विकर्षण कहते हैं इसको, रिपल्सन यानी विकर्षण।
एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को उन्होंने रखा कपलिंग। और एक्सपेरिमेंट कपलिंग क्यों रखा? क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ रहना चाह रहा है, इसीलिए उसको बोल दिया कपलिंग। और यहाँ पर कैपिटल बी एल से दूर भाग रहा है, कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ अगर रहना चाहता तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते, लेकिन ये यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे हैं, मतलब कैपिटल बी कैपिटल एल को ये रिपल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने नाम क्या रख दिया? रिपल्शन। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या कहा? रिपल्शन, या फिर जिसको कहते हैं विकर्षण। विकर्षण, ठीक है ना, इन्होंने विकर्षण नाम दे दिया। और विकर्षण का इन्होंने जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताया टेस्ट क्रॉस का, वो क्या था? 1:7:7:1 इन्होंने बताया। लेकिन वो इसका आंसर नहीं दे पाए कि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बनने के पीछे रीजन क्या है, रिकॉम्बिनेशन कम बनने के रीजन क्या है। वो एक्सपेरिमेंट को करके ये समझ गए थे कि मेंडल ने अपना जो तीसरा नियम दिया है वह उनके पी प्लांट पे लागू हो रहा है, लेकिन मेरा जो स्वीट पी प्लांट है, इस पे ये नियम काम नहीं कर रहे हैं। और क्यों काम नहीं कर रहे हैं? हम जो लक्षण का सिलेक्शन किया है इसके हिसाब से उनका नियम क्यों काम नहीं कर रहा है? उन्होंने सिर्फ क्यों कह के छोड़ दिया, क्यों का आंसर नहीं दिया। क्यों का आंसर देने के लिए स्टोरी में आए मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, और उन्होंने इनके क्यों का आंसर जो है इनके एक्सपेरिमेंट के कई सालों के बाद, 3-4 सालों के बाद या 2-3 सालों के बाद उन्होंने दिया, ठीक है ना। तो यहां से बस उन्होंने क्या, जो बैटसन एंड पनेट है, उन्होंने बस क्यों को क्रिएट कर दिया कि ये जो साथ रहने की प्रवृत्ति अधिक क्यों है और रिकॉम्बिनेशन कम क्यों बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन कम क्यों बन रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन कम क्यों बन रहा है। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जितनी मात्रा में रिकॉम्बिनेशन बने थे उतनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना था, ठीक है। और वो नियम यहाँ पे लागू क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तब जाकर क्या हुआ, मॉर्गन स्टोरी में आया। और मॉर्गन जब भी आते हैं तो जाहिर सी बात है वो ड्रोसोफिला को लेके आते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो ड्रोसोफिला था, हाँ या ना। चलिए ठीक है, तो यहां से आपको बात में समझ में आ गई। युग्मन और विकर्षण की अवधारणा किसने दिया था? तो बैटसन एंड पनेट ने दिया था। ये अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में किसका सिलेक्शन किए थे? स्वीट पी का सिलेक्शन किए थे, जिसका बोटैनिकल नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। कपलिंग का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो टेस्ट क्रॉस का था वो 7:1:1:7 उन्होंने बताया। और रिपल्सन का जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताया, उन्होंने क्या बताया? 1:7:7:1 बताया। इतनी चीज जो है इस कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में होनी चाहिए। कपलिंग क्या होता है, रिपल्सन क्या होता है, किसने दिया, कब दिया, किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके दिया, और यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन के बीच में कौन सी घटना को इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और वहां पर ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? तो इन्होंने बस कपलिंग और रिपल्सन कह के छोड़ दिया। उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में पेरेंटल जनरेशन वाले अधिक बन रहे, इसका मतलब कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ रहना चाह रहा है, वहां पर कपलिंग हो रही है। एक्सपेरिमेंट सेकंड में कैपिटल बी या स्मॉल एल के साथ रहना चाह रहा है, वो कैपिटल एल को दूर भगा रहा है, मतलब यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। बस इतनी बात कहा और उन्होंने अपने निष्कर्षों को क्लैरिफाई नहीं किया, ठीक है। उन्होंने क्यों छोड़ के चले गए कि यह पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक क्यों बन रहा है और रिकॉम्बिनेशन कम क्यों बन रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अब जो स्टोरी में आते हैं वो स्टोरी में आते हैं मॉर्गन, ठीक है ना। और मॉर्गन अपने साथ जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेके